स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज फिर हम आपके सामने लेके आ गए हैं साइंस की, जिसमें हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि MP पुलिस कांस्टेबल और MP पुलिस SI वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला, चलिए देखते हैं, हमने इससे पहले 3 क्लास अपलोड कर दिया है। ये हमारी बायोलॉजी की चौथी क्लास है, जिसमें हम रुधिर, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो रुधिर क्या है? रुधिर एक हमारा तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। कितनी होती है? 7 से 8%। रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्या है? क्षारीय। जैसे क्या? नमकीन टाइप। अगर रक्त कभी कट जाता है, लोग अपना ही रक्त चूसने लगते हैं। लोगों के अंदर ये मान्यता बहुत सारे बचपन में बच्चे करें कि अगर ब्लड में बह रहा है, ब्लड को मैं फिर पी लूँगा तो वो ब्लड मेरा बेकार नहीं जाएगा। जब कभी बचपन अगर आपने ऐसा किया है तो आपने देखा होगा वो ब्लड क्या होता है, खट्टा ना होकर के क्षारीय, नमकीन के टाइप में होता है। इसलिए क्या है? रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वस्थ मानव में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम होता है। महिलाओं में क्या होता है? पुरुषों की तुलना में, पुरुषों में रक्त ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना से। महिलाओं में कम रक्त पाया जाता है, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। अर्थात दोनों में अगर हम तुलना करेंगे तो किस में ज़्यादा? पुरुषों में ज़्यादा महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। भ्रूण के मीलोडर्म से होती है रक्त की उत्पत्ति। ठीक है, रक्त के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। और दूसरा होता है रुधिराणु। पहला होता है क्या? प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु। ये होते हैं रक्त के 2 घटक। ठीक है, तो इन 2 घटकों में सबसे पहले देखिए रुधिराणु में जिसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है RBC, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जिसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा होता है WBC, जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। तीसरा होता है रुधिर प्लेटलेट्स, जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखिए क्या है? प्लाज्मा क्या है? यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? यह हल्के पीले रंग का तरल होता है, तरल पदार्थ होता है, एवं रक्त का 60 भाग होता है। कहने का मतलब आधे से जो ज़्यादा भाग होता है रुधिर में वो प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। इसका 90% भाग जल। देखिए 55.60 अर्थात इसका 90% भाग जल, 7% भाग इसका प्रोटीन, और 0.9% भाग लवण, और 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। किसका? 55.60% का। ठीक है, कहने का मतलब रुधिर में प्लाज्मा, रुधिराणु, तो आधा क्या पाया जाता है? आधे से ज़्यादा पाया जाता है प्लाज्मा। और जो आधे से ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है, इसी प्लाज्मा में इसी का 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है, और 0.9% भाग लवण होता है, और 0.1% भाग इसका ग्लूकोज होता है। और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है। किसमें? प्लाज्मा में। आगे चलिए देखते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा का मुख्य कार्य है। तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन, शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम किसका है? प्लाज्मा का प्रमुख कार्य है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, ग्लोबिलन, एल्ब्यूमिन आदि प्रमुख प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा में मिलती हैं। ये सारी की प्रोटीन किस में मिलती हैं? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। चलिए
आगे देखते हैं। ठीक है, ये रुधिराणु के अंतर देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ब्लड के दो घटक होते हैं। पहला होता है रुधिराणु, दूसरा होता है प्लाज्मा। रुधिराणु जो पाया जाता है वो शरीर में 45% पाया जाता है, जिसमें आपका WBC, RBC और उसके साथ साथ क्या होता था, WBC RBC के साथ साथ क्या होता था हमारा प्लेटलेट्स, ये तीन पाए जाते थे किसमें, रुधिराणु के अंतर्गत। और दूसरा होता था प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता था वो हमारे शरीर का कितना % भाग पाया जाता था, तो हमारे शरीर में प्लाज्मा जो होता है वह रुधिर का, अगर देखा जाए वो रुधिर का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का ही बना होता है, और 45% भाग में जो होता है वो रुधिराणु का बना होता है। जो 45% भाग रुधिराणु का बना होता है उसमें सबसे पहला होता है क्या, RBC, जिसको बोला जाता है लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अर्थात इरिथ्रोसाइट्स। लाल रुधिराणु का 99% होता है। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो RBC का निर्माण बोन मैरो अस्थिमज्जा में होता है। आगे देखते हैं, RBC का मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना प्रत्येक कोशिका के पास और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम RBC करता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि RBC का जीवन काल कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो RBC का निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है, और इसका मुख्य कार्य कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। आगे देखिए, RBC में केंद्रक नहीं होता है, किंतु ऊंट के RBC में केंद्रक होता है, यह एक अपवाद है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके RBC में केंद्रक होता है, जिसको हम एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं। RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। किससे की जाती है, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है RBC की संख्या। अगला देखते हैं, RBC में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है RBC में, तो RBC में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और प्लीहा को RBC की कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि RBC जो 120 दिन बाद जो ख़त्म हो जाती है वो कहाँ के ख़त्म होती है, प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहते हैं। कब्रगाह क्यों कहते हैं, आपको पता है कब्र में क्या होते हैं, मुर्दे को गाड़ा जाता है, जो मर जाते हैं उनको गाड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से प्लीहा में क्या होती है, RBC का जो क्षरण होता है, जो नष्ट होती है RBC कहाँ, प्लीहा में होती है, इसलिए RBC को प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहते हैं। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको हम बोलते हैं WBC या ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। जबकि इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। ठीक है, आप एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हमने आपको पढ़ाया था, देखो WBC का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। और देखिए यहाँ पे आपने देखा कि RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, और WBC का निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन जो RBC होती थी वह प्लीहा में जाके नष्ट होती थी, प्लीहा में नष्ट होती थी, और जो WBC है वो भी जाके प्लीहा में ही नष्ट होती है। मतलब दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर कहाँ से बनता है, लाल रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं, सफ़ेद होती हैं। और जब भी मनुष्य के शरीर के अंदर WBC कमी होती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की कमी होती है, इसका मतलब उसका शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य WBC करता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। क्या है, इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। WBC केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं, रक्त के कार्य। रक्त के क्या क्या कार्य हैं, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ब्लड का जो कार्य है वो क्या है,
शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है ब्लड का काम। रक्त का थक्का जमाना होता है, जब कभी आपके शरीर से कोई किसी जगह कट हो जाए इस तरीके से, तो उस कट के जगह अपने आप कैसे ब्लड रुक जाता है, इसका मतलब रक्त का थक्का जमाना। अर्थात आप देखिए, ठीक है। अगला देखिए, CO2, O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, इन सब का संवहन करने का भी कार्य कौन करता है? ठीक है, रक्त करता है। आगे चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको चलिए हम देख लेते हैं। वो क्या है? रक्त में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये दो प्रोटीन रक्त में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन रक्त को जमने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? जमने में सहायता करते हैं। जैसे रक्त कहीं से कट जाएगा, जब कहीं से रक्त कट जाएगा तो उसको जमने में सहायता करने का काम फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। और अगर ब्लड का रक्त का थक्का ना बने, रक्त का थक्का बनने का मतलब रक्त क्लॉटिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह शरीर में आराम से पहुंच जाता है। अगर रक्त का थक्का ना बने तो आप समझिए रक्त क्या हो, हमारे शरीर में जम जाएगा, जिससे क्या होगी, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। रक्त में हिपैरिन नामक तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है? हिपैरिन नामक तत्व होता है, जो रक्त को धमनियों में जमने से रोकता है। जो रक्त को धमनियों में क्या करता है? जमने से रोकता है। चलिए, कुछ रक्त समूह की हम बातें कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्टकट आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जा सकें। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। एंटीजन, आरबीसी में पाए जाने वाले, देखो, एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं तथा एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षी, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आगे चल के देखिए, मनुष्य में एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं? एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, जिसमें चलिए हम देखते हैं रुधिर, जिसको रुधिर समूह ए बी और ओ। एंटीजन, देखो, ए में केवल ए एंटीजन पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया जाता है। बी में एंटीजन बी पाया जाता है कैपिटल, लेकिन एंटीबॉडी कि कौन सा पाया जाता है? स्मॉल बी पाया जाता है। इसको देखो, इन दोनों को सिंबल दिया गया है, एंटीजन के लिए कैपिटल ए, एंटीबॉडी के लिए स्मॉल ए बी, रुधिर समूह ए बी, एंटीजन उसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं पाई जाती है। किसमें? ए बी रक्त समूह में। ओ रक्त समूह ओ, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें ए और बी पाई जाती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्या कहते हैं? रक्त समूह ओ को कहते हैं सर्वदाता। ओ को सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। सर्वदाता अर्थात जो रक्त समूह ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। और इसी प्रकार से रक्त समूह ए बी यह सबसे ब्लड ले सकता है, किसी के ब्लड लेने को यह मना नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन आता है, किस ब्लड समूह को सर्वदाता कहते हैं? ओ को। किसको सर्वग्राही कहते हैं? ए बी को। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त के, देखो, रक्त के आधान के वक्त RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। जब रक्त को किसी के शरीर में चढ़ाया जाता है तो उस वक्त RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव, तो RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH नेगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। पॉजिटिव वाले का RH पॉजिटिव है तो उसको RH पॉजिटिव ब्लड ही चढ़ाया जाए, और RH नेगेटिव हो तो उसको RH नेगेटिव ब्लड ही चढ़ाया जाएगा। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तथा माता का रक्त RH नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भ अवस्था अथवा जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति आमतौर पर प्रथम संतान के जन्म के बाद आती है।
ठीक है। अगर दोनों के RH फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप जो लड़का होगा या लड़की होगी उसकी मृत्यु गर्भावस्था में हो जाएगी या बच्चे पैदा होने के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग प्रकार के RH फैक्टर पाए जाते हैं, इस वजह से ये कंडीशन बनती है। चलिए देखते हैं रुधिर वर्ग रक्तदान की संभावना। ए जो होता है ए तथा बी का रक्तदान कर सकता है। ए किसको किसको रक्त दे सकता है? ए तथा ए बी वाले को रक्त दे सकता है। बी बी तथा ए बी वाले को रक्त दे सकता है। ए बी किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है किंतु ए बी के व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है या रक्तदान कर सकता है। ले तो सबसे सकता है लेकिन दे केवल अपने ही वर्ग वालों को दे सकता है। इसी प्रकार से ओ क्या है? ओ क्या काम करता है? तो रक्त समूह जो हमारा ओ है ये कहता है क्या? किसी भी वर्ग को रक्त दान कर सकता है, किसी भी वर्ग को रक्त दान कर सकता है परंतु केवल ओ से ही रक्त प्रदान कर सकता है, केवल ओ से ही यह रक्त ले सकता है। आगे चलिए, माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित अथवा असंभावित रक्त समूह। अगर देखिए, अगर माता में ब्लड समूह ए है, पिता में बी है, तो बच्चों में कौन से रक्त समूह बनेंगे? बच्चों में ओ भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए बी भी बन सकता है। मतलब ये सारी संभावनाएं हैं जो बच्चों में बनने की संभावना है। असंभावित मतलब उसमें कोई रक्त समूह नहीं बनेगी, ये गलत है, लेकिन इनमें से कोई न कोई एक बनेगा। अगर माता का भी ए है, पिता का भी ब्लड समूह ए है, तो बच्चे का जो ब्लड समूह बनेगा वह ए या ओ इन दोनों के बनने की संभावना है। बी और ए बी कभी नहीं बन सकते हैं। अगर माता का रक्त समूह बी और पिता का बी है तो बच्चे में जो बनेगा, जो बच्चे में रक्त समूह बनेगा वो बनेगा बी या तो बनेगा ओ, लेकिन ए और ए बी कभी नहीं बनेगा। ठीक है, माता और पिता दोनों का रक्त समूह ए बी है तो बच्चे में हमेशा कौन सा रक्त समूह बनेगा? बच्चे में बनेगा ओ। इसका मतलब है अब बच्चे में कौन सा नहीं बनेगा? ए बी और ए बी ये ब्लड समूह, ये ब्लड बच्चे के अंदर नहीं बनेगा। अगर माता का ब्लड समूह ओ और पिता का है ए तो बच्चों में जो बनेगा ब्लड समूह वो बनेगा ओ, बच्चों में बनेगा ओ और ए। लेकिन बच्चों में क्या नहीं बनेगा? तो बच्चों में जो ब्लड समूह नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा आपका ए और ए बी, ए और ए बी। ठीक है, अगर माता का ब्लड समूह ओ है और पिता का है बी तो इसका मतलब बच्चों में बच्चे का जो ब्लड समूह बन सकता है वो ओ और बी दोनों बन सकता है, लेकिन ए और ए बी नहीं बनेगा। अगर माता का है ब्लड समूह ओ और पिता का है ए बी तो बच्चे में केवल ए और बी अलग अलग जो हैं ये ब्लड समूह बन सकता है, ओ और ए बी ब्लड समूह नहीं बनेगा। अगर माता का है ए और पिता का है ए बी तो बच्चे के अंदर कौन सा रक्त समूह बन सकता है? तो ए बन सकता है, बी बन सकता है और ए बी बन सकता है, लेकिन ओ नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर माता का रक्त समूह है बी और पिता का है ए बी तो बच्चे का रक्त समूह ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा, लेकिन कभी भी ओ रक्त समूह नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, माता या पिता से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ओ होने पर संतानों में ए बी रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। अगर माता या पिता दोनों में से किसी का ब्लड समूह ओ हो गया तो इसका मतलब समझ लो संतान में कभी भी ए बी ब्लड समूह नहीं बनेगा। माता या पिता में से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ए बी होने पर, माता या पिता में से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ए बी होने पर संतानों में ओ रक्त समूह उपस्थित नहीं होता है। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।